मैं शपथ लेता हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। देखो, कल जो टेस्ट हुआ था, कल के टेस्ट का जो है रिजल्ट मैंने कल ही डिक्लेयर कर दिया था। और जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कहाँ कहाँ कमियां कर रहे हो। देखिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी थोड़ा सा मतलब पायदान पर नीचे हैं तो उनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो पायदान में ऊंचे बने हुए सर्वोच्च स्थान पर हैं, उनको अपने आप के अपना अस्तित्व ऊपर ही बनाए रखने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है मतलब ऊपर टॉप लिस्ट में नाम आ गया तो बस सब चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो चैन की बंसी नहीं बजाना है। और नीचे जो रहे हैं, देखो ये प्रकृति का नियम है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर आएगा, और जो कल ऊपर है, आज ऊपर है, कल नीचे आएगा। तो अपने अस्तित्व के बचा के रखना है। जो ऊपर है वो ऊपर ही बने रहने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जो नीचे हैं उनको और मेहनत करके ऊपर आना पड़ेगा। तो पहले हम जो है पुरस्कार वितरण कर दें। देखो, ये हमारा अपना प्रयास है। मतलब ये कोचिंग वाले भी इस तरीके से नहीं करते हैं कि मतलब महीने में 2-3 टेस्ट करा के और फिर आप लोग मतलब अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए कुछ पुरस्कार राशि रखते हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ, देखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें अंदर से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर पुरस्कार ना रखा जाए तो मोटिवेशन नहीं आता है, इसलिए पुरस्कार रखा गया है हमने। यहाँ पे मैं अपने ही खर्चों में से ये सारा वहन करता हूँ। तो तुम्हारा भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो। तो कल के जो टेस्ट मैंने मतलब सेमी मिक्स टेस्ट था, आंशिक मिश्रित टेस्ट था, जिसमें भूगोल के कुछ प्रश्न थे और इतिहास के कुछ प्रश्न थे, मध्यकालीन इतिहास से। धीरे धीरे जैसे टॉपिक पूरे होते जाएंगे तो टॉपिक्स को मिक्स करते हुए टेस्ट लिया करेंगे बीच बीच में। तो आप लोग जो है परीक्षा हाल के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओगे पूरी तरीके से, तो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का मतलब काफ़ी बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे अभी इसमें देखा मैंने कि लड़कियां बाजी मारती जा रही हैं। अब आज पता चल रहा है कि लड़कियां आगे क्यों आ रही हैं। मतलब इतने बच्चों में 50% लड़कियां, 50% लड़कों में लड़कियों की बाजी जो है आगे निकल रही है, बाजी मार रही हैं, तो मेहनत ज़्यादा कर रही हैं गर्ल्स जो है। इसीलिए हर क्षेत्र में लड़कियां अपने झंडे बुलंद कर रही हैं। तो लड़कों को भी जो है बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। पहले लोग कहते थे नारी सशक्तिकरण, अब तो एक समय ऐसा आएगा पुरुष सशक्तिकरण का मुहिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष पीछे जा रहे हैं, नारियां आगे निकल रही हर क्षेत्र में, चाहे जहां हो। अब देखो, सेना में भी कमीशन कर दिया गया, सेना में भी अधिकारी बनेंगी, और हमको लगता है आने वाले समय में जो रिजल्ट आएंगे एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह में महिलाएं बाजी मारेंगी। तो जो है पहला पुरस्कार आप लोग देखो तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि आज आप उनके लिए ताली बजाएंगे तो कल आपके लिए ताली बजाई जाएगी। इसलिए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो भी पुरस्कार लेने आए उसके लिए तालियों से जो है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ताली जब हम बजाते हैं तो हमारे हाथों में घर्षण उत्पन्न होता है और हमारी जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं वो मिल जाते हैं। ये कभी कभी मौका मिलता है ऐसा काम करने के लिए। हम लोग ऐसे तो कभी हाथ रगड़ते नहीं, तो कम से कम ताली बजाने से ही जो है तो पॉजिटिव जो एनर्जी है हमारे वातावरण में वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। सब कुछ वैज्ञानिक कारण है हर चीज़ के पीछे। तो कुमारी चंचल जी आकर के प्रथम पुरस्कार ले जाएंगी अपना। देखो, पुरस्कार हालांकि यहाँ पे जो है राशि ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी मोटिवेशन के लिए इनको दिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, आपने अच्छा मेहनत किया है। दूसरा पुरस्कार है मिस्टर सौरभ के लिए है। मिस्टर सौरभ का भी जो है, अब देखो ये जो चंचल थी, चंचल का जो है 32 नंबर के स्कोर में 29 नंबर स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर था। 3 प्रश्न केवल उन्होंने गलत किए हैं। और सौरभ का कितना है बेटा? 27 अंक इन्होंने स्कोर किया है, तो इनका भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। और बढ़िया करते रहे, और जो है आपको बहुत बहुत जो है बधाई हो। चलिए, तो शिवानी भी
अभी नई स्टूडेंट हैं, ये भी जो है अपने पायदान पर अभी डटी हुई हैं। इनका तीसरा पुरस्कार है। इन्होंने कितना 25 अंक प्राप्त किया है ना, 32 में 25 अंक प्राप्त किया है। इनका भी जो है काफ़ी अच्छा स्कोर है। इनकी भी तालियां बजा करके स्वागत करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और चूँकि 1 नंबर से पीछे रह गई भूमिका, तो इनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो है एक कलम गिफ्ट कर रहे हैं। सांत्वना पुरस्कार भूमिका अपना लेकर जाएं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और अभी जो है 1 नंबर से पीछे रह गए इनसे, तो इनके लिए सांत्वना पुरस्कार हमने रखा है। तो देखिए यहाँ पर आप इनके लिए ताली बजाएंगे तो कल जो है आपके लिए सिर्फ यही नहीं बजाएंगे, पूरा समाज, पूरी दुनिया बजाएगी। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। मुझे भरोसा है, विश्वास है, मेरे इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए लोग आएंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, क्योंकि देखो चिंगारी लगती है तो ज्वाला भी बनता है, ज्वाला विकराल रूप लेता है ज्वाला के रूप में जो है। तो चिंगारी तो हम लगा चुके हैं, अब उसे विकराल रूप धारण करने में आप लोगों का सहयोग होना चाहिए कि आप लोग जो है संख्या बढ़ाने पर बल दीजिए। और देखो, कुछ बच्चे हैं जो अपने गार्जियंस में जा करके चर्चा करते हैं और उनके गार्जियंस हमसे आकर के जो है गाइडेंस लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने घर पे अपने गार्जियन से जो है कम से कम हमारे इस मुहिम के बारे में चर्चा कीजिए। कुछ जो नहीं सब्जेक्ट वाले, भाई सब पढ़ने में सबका रुचि नहीं है, गार्जियंस जरूरी नहीं कि आपके जो आप पढ़ रहे हो उसमें रुचि हो, उनको समझ में आता हो, तो कम से कम ऐसे वीडियोज उनको दिखा दिया करिए जो यहाँ पर पढ़ाई से अतिरिक्त मैं बताता रहता हूँ, मोटिवेशनल टाइप के या उस टाइप के। तो उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे जो है अच्छी जगह शरण पाए हुए हैं। गुरुजी जो है पढ़ाई के साथ साथ में बहुत कुछ जो है मोटिवेट भी करते रहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे गलतियाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से और हम बेहतर कर सकें, किस तरीके से बेहतर करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस पर भी आज चर्चा करेंगे। बाकी टाइम बचेगा तो हम लोग खुजली वंश यानी खिलजी वंश पर चर्चा करेंगे। तो देखो, अभी जो गलतियां कहाँ करते हो तुम लोग, कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ने में गलती करते हो। कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में, या ऐसे कह सकते हो कि हमको आता है, प्रश्न जैसे ही पढ़ा ऐसा लगा कि हमें तो ये आ रहा है, तो पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा वाक्य नहीं पढ़ते हैं। तो पूरा वाक्य ना पढ़ने की वजह से जैसे ही 4 ऑप्शन में से ऊपर के 1-2 ऑप्शन दिखे, बस लग जाता है कि यही सही है, और नीचे तक नहीं जाते हैं तो गलती कर देते हैं। उसमें ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। और कुछ गलतियां जो है प्रश्न को समझने में होती है। प्रश्न पूरा पढ़ लिया, लेकिन बहुत ऐसे प्रश्न भी बनाते हैं जो है परीक्षक कि उसमें दिमाग का दही भी बन जाता है, कुछ देखने में कठिन लगता है। तो ये धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आएगा। अभी मैं कथन और कारण वाले प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कथन और कारण वाले प्रश्न से अभी दिमाग में आपके जो है थोड़ा सा दही सा बनने लगेगा। तो धीरे धीरे आप जो है अपना एनालिटिकल पावर बढ़ाते जाइए। एनालिटिकल मतलब आप कंसेप्चुअल, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, सब्जेक्ट पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो धीरे धीरे आप एनालिटिकल पावर बढ़ती जाएगी, आप एनालिसिस करना शुरू कर दोगे। मैंने बताया ना, ज्ञान तो आपके पास है भाई। देखो आज के ज़माने में क्या है, फैक्ट्स तो आप मोबाइल उठाओगे, बस खट से कोई भी चीज़ खोजना है, फट से, जैसे आपको डालना है कि जो है इतिहास को ही ले लो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे लाख बख्श किसको कहा गया है, उसमें आप डालोगे और यूट्यूब क्या नाम है आपके गूगल में तुरंत आ जाएगा। लेकिन भाई हम जो फैक्ट्स हैं वो तो हमारे गूगल में उपलब्ध हैं, लेकिन आपका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि कारण उसके पीछे खोजना चाहिए। कारण क्या था कि उसको लाख बख्श कहा गया, तो वो जीवन भर याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में मतलब फैक्ट्स को रटने के बजाय आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि इस चीज़ को या नाम दिया जा रहा है, या ये फैक्ट्स क्यों है इस तरीके से। बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स ही होती हैं, जिन्हें रटना ही पड़ेगा। तो उन्हें रटने के लिए क्या है कि आपको जो है 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो याद हो जाता है। और इस उम्र में अभी जो है बालपन है, इस उम्र में दिमाग में जो भी बैठाओगे वो आजीवन जो है बैठ जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, तो उस समय की पढ़ाई का आज भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भरी हुई हैं। गलत गुरुजी ने पढ़ाया तो गलत भरी हुई हैं, सही पढ़ाया तो सही भरी हुई हैं। जो चीज़ फीड कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं
जो उस समय गलत हम लोगों ने पढ़ ली, किसी ने पढ़ा दी, तो वो गलत फीडिंग हो गई, उसको निकालने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे मोबाइल की चिप की तरीके से नहीं है कि एक बार फॉर्मेट मारने पे वो तुरंत साफ हो जाता है। हमारे ब्रेन में जो है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड होता है हमारे दिमाग में और एक पीछे होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली जाती हैं फिर वो स्थायित्व हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक वो स्थायी रहती हैं। तो इसलिए सब कॉन्शियस माइंड में अभी से आप अच्छी बातें डालें, अभी से आप अच्छी बातें डालें, पढ़ाई संबंधित जो है बिल्कुल एनालिटिकल चीज़ें डालें, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित कीजिए। तो कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ बार बार कि लकड़ी का ही उदाहरण ले लो, जंगल है तो वो जंगल हमारे लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है। जंगल की लकड़ियाँ, भाई दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जंगल हमारे लिए जो है एक तो पर्यावरण का अभिन्न अंग है जो हमारे लिए जो है शुद्ध ऑक्सीजन देता है। दूसरी बात, वो हमारे आजीविका के भी साधन है। जंगल की लकड़ियों को ला करके हम उससे जो है मेज़ बनाएंगे, मेज़ से हमारा आर्थिक जो है आर्थिक उपयोगिता होगी हमारी, उसकी जो है आर्थिक अपने ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ऐसे करके एनालिसिस करा करो। अब मेज़ को ही आप शुरू कर दो, जंगल तक पहुंचा दो कि मेज़ है तो मेज़ को किसी कारपेंटर ने बनाया होगा, कारपेंटर जंगल गया होगा, जंगल से सूखी लकड़ियां लाया होगा। तो इस तरीके से जो है आगनात्मक विधि और निगनात्मक विधि से आप विश्लेषण कर सकते हो किसी भी विषय वस्तु को। तो आगमन और निगमन विधि से जो है फैक्ट्स को, जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका हम विश्लेषण करने की तार्किक शक्ति विकसित कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। और वो तभी विकसित होगा जब धीरे धीरे आप जो है हमारी क्लास में पढ़ते रहेंगे। देखो, हम इसीलिए जो है फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कहानी को जो है सुनो, मतलब एक बेहतरीन तरीके से फैक्ट्स मिल जाए, उसको कहानी की तरीके से पिरोते चले जाएं। इतिहास क्या है? बेसिकली कहानी ही तो है, तथ्यों से भरा हुआ है, सन भरे हुए हैं, नाम भरे हुए हैं इतिहास। तो इतिहास अगर हम सही से पढ़ें, तथ्य को विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ें, तो हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है विश्लेषण करने की क्षमता भी इतिहास विकसित करता है अगर हम सही ढंग से उसको पढ़ें। और इतिहास से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे गजनवी को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको फैक्ट्स को याद कर लिए, 17 बार आक्रमण किया। अरे उसको पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस पर विचार करें कि 17 बार आक्रमण करने का कारण क्या था, उसके पीछे क्यों किया था, और असफल होने के बाद भी बार बार क्यों खड़ा हो जाता था। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर, 17 साल की उम्र, उस समय 712 एडी में, आज से करीब 1400-1500 साल पहले की घटना है। तो इतने साल पहले 17 साल का बालक इतना ज़्यादा होनहार हो सकता है। आज हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो हम क्यों नहीं जो है उसके बराबरी जो है कर सकते हैं। तो इतिहास बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट सिखाता है। भूगोल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट हमें सिखाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस खाली हमको जो है तथ्य रटते चले जाएं और हम सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएं। सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना व्यवहारिक रूप से भी सब्जेक्ट जो विषय हैं उनका हमें इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। संविधान पढ़ेंगे तो संविधान का हमारा क्या मतलब व्यवहारिक क्या उसका उपयोगिता है, समाज में हमारी क्या उपयोगिता है। संविधान पढ़ करके क्या हम जो जेंटलमैन है, समाज में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनसे हम जेंटलमैन बन सकते हैं? जेंटलमैन का मतलब ये नहीं होता कि टाई लगाए और जो है एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति जेंटलमैन हो गया। जेंटलमैन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो समाज के सामान्य व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर हटकर सोचने वाला व्यक्ति जेंटलमैन। अब हम तुमको सादे लिबास में दिख रहे होंगे तो अब दिमाग में बन रहा होगा कि ये जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन का मतलब एक टाई लगाया हुआ हो, काला कोट, काली पैंट, काली जूता पहना हो जेंटलमैन हो, ऐसा एक फिगर बन जाता है ना हमारे दिमाग में। तो जेंटलमैन का मतलब वो नहीं होता है। जेंटलमैन का मतलब होता है कि तार्किक ज्ञान विकसित हो, समाज में जो है हम जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोच रहे हों, समाज के बारे में कुछ सोच रहे हों। देखो, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण ध्यान में रख करके यहाँ पे क्लास ले रहे होते कि हमको पैसा कमाना है, तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं रहता है। एन केन प्रकार जो है हम ये कोशिश करते कि बच्चों से कैसे पैसा निकालें, तो हम क्वालिटी पढ़ाई नहीं दे पाते। लेकिन हमारा मकसद क्या है? समाज में क्रांति लाना, उत्थान लाना, युवाओं में क्रांति लाना, तो समाज में क्रांति आएगी। तो एक उद्देश्य हमारा जो है कल्याणकारी है। जब कल्याणकारी उद्देश्य से किया गया काम जब होता है तो फिर वो पूरा तन मन धन से आदमी उसमें लग जाता है कि हमें कल्याण करना है, और कल्याण करने के बाद में जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा परिणाम हमारे, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर रिजल्ट देगा। हर चीज़ आर्थिक कमाई के लिए नहीं किया जाता है। कल्याणकारी कार्य भी जो है व्यक्ति को करना चाहिए,
तो कल्याणकारी कार्य में क्या होता है, व्यक्ति अपना 100% एफर्ट डालता है, प्रयास डालता है। कोचिंग संस्थान में क्या होता है, पैसे के मकसद से काम किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे को टेस्ट भी, जो हम यहाँ टेस्ट तुमसे कराते हैं ना, इस परीक्षा के समय 1 महीना पहले बच्चा दिल्ली जाता है और 4-5 टेस्ट देता है। हर संडे को टेस्ट, मतलब एक वीकली टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का 2,000-3,000 रुपये मतलब ऑनलाइन लेते हैं। अगर आप फिजिकली जाकर बैठ कर उनके यहाँ टेस्ट देते हो तो 10,000 का पैकेज होता है महीने भर का। टेस्ट देते हैं बच्चे जो है, क्योंकि परीक्षा हाल में जाने से पहले एक वातावरण ऐसा बन जाए। तो यहाँ पर ये वातावरण हम बना रहे हैं कि टेस्ट ले कर के आपको जो है परिपक्व बना रहे हैं, खरा सोना बना रहे हैं। तो वो हम यहाँ बिल्कुल जो है कल्याणकारी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। परीक्षा जब आप तैयार हो जाओगे, परीक्षा में बैठने लायक हो जाओगे, तो भी दनादन टेस्ट सीरीज चलाएंगे। टेस्ट पूरा हमारा सिलेबस हो चुका होगा। एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कराने में जो है 2-2 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाया करेगा और आपको भी समझ में आएगा। 2 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म। जैसे ही आप पेज पलटोगे तो रिवाइज हो जाएगा। एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लिया करोगे। वो भी दिन आने वाले हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो देखो कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत है तैयारी करने का। देखो सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। अब सफलता, हम यहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग सफलता का मायने होता है। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में सफलता का अपना अलग अलग मायने होता है। जैसे सरपंच का चुनाव है, तो प्रधानी के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में उसकी अपनी सफलता के अलग मायने होंगे। इन प्रकरण में सफल होना चाहेगा वो, तो कहीं जो है पैसे बांट रहा हो, कहीं दारू की बोतलें बांट रहा हो ना, सफल होना है उसको। तो उसके अंदर क्या है, पैसन है। सफलता के लिए उसके अंदर क्या है, पैसन है, जुनून है। जुनून है ना, तभी तो ये काम कर रहा है, जेब से पैसे खर्च कर रहा है। तो तुम्हारा जो है सक्सेस कहाँ जाना है, तुमको जो है लक्ष्य तुम्हारा क्या है। अभी जो है इसमें कई तरीके के लोग बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा किसी का लक्ष्य है IAS बनना, ठीक है, किसी का लक्ष्य है PCS बनना, किसी का लक्ष्य है आर्मी में जाना, आर्मी में भी जो है अधिकारी बनना, NDA CDS में जाना, ठीक है, NDA CDS में जाना। ये सब तुम्हारे लक्ष्य हो सकते हैं। किसी को जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अभी चूँकि उनका लक्ष्य विजन क्लियर नहीं, वो तो सोचते हैं बस सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या मिल जाए, बस सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन आने वाले समय में ये भी ख़त्म होने वाला है, सरकारी नौकरी को भूल ही जाएंगे। तो क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अब सक्सेस कैसे मिलेगी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। सक्सेस, देखो कोई भी काम, सफलता जो है वो जुनून से ही मिलती है। सिकंदर जो है जुनून में ही तो पूरे विश्व का विजय करने का, पूरा विश्व जो है जीतने का सपना देख लिया था, और जुनून में ही वो जो है झेलम तक पहुंच गया था। कहाँ जो है अलेक्जेंडरिया होते हुए, वहाँ से अपने जो है यूनान से होते हुए, और कहाँ जो है भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था। और उस समय कोई उड़न खटोला या कोई उस तरीके से जो है मोटर गाड़ियाँ नहीं थीं। पैदल और घोड़े से, पैदल और घोड़ों के माध्यम से, रथ के माध्यम से पूरा रौंद डाला था। दुनिया उसके समय इतनी बड़ी थी जितना उसने रौंदा था, क्योंकि दुनिया की खोज नहीं हो पाई थी कि अमेरिका भी है कहीं। तो उसने सोचा था पूरे दुनिया को हमने रौंद डाला अपने पैरों के तले, तो विश्व विजेता कहलाया था। ठीक ऐसे जब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसको लगता था कि जहाँ तक हम रौंद दिए हैं वही हमारा दुनिया है। तभी उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी कि हम द्वितीय सिकंदर हैं, हमने पूरे विश्व को जीत लिया है। उसके लिए समुद्र तक पहुँच जाना ही विश्व था। तो बहुत कुछ इतिहास हमको सिखाता है, सीखेंगे वहाँ से। तो देखो जुनून में जुनून जो है बहुत ज़रूरी है, जुनून पालना ज़रूरी है। और जुनून जब पालोगे तो पागलपन की हद तक जाना पड़ेगा। सफलता अगर लेनी है, जुनून पालना है, तो पागलपन की हद तक जाना पड़ेगा। तभी आप कुछ जो है अलग कर सकते हो, हट करके करना है। तो फिर देखो बैलेंस भी बनाना ज़रूरी है। एक दिमाग में आना चाहिए, क्रांति दिमाग में आनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए। लोगों को आपके विचार, आपकी क्रांति समाज में बिना मतलब इस्टेब्लिश हुए दिख गई, तो फिर वहाँ पर नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, तो वो हमको खींचना शुरू कर देगी। इसलिए दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखाई कम देना चाहिए। अपने अंदर पालो, जुनून अपने अंदर पालो, क्रांतिकारी विचार अपने अंदर पालो। क्रांतिकारी विचार का मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी चीज़ को लेकर विरोध करना बैठ गए हो, जो है कुतर्क कर रहे हो। गुरुजी ने कुछ चीज़ गलत पढ़ा दिया तो कुतर्क करने बैठ गए। अरे कुछ चीज़ें हो सकता है फैक्ट्स हमारे उससे गलत निकल जाए, कुतर्क करना बैठ गए। किसी भी चीज़ को कुतर्क नहीं करना है, तार्किक चीज़ें करनी है। और किसी से भी जो है इस तरीके से हर्ट नहीं करना है किसी के जो है आत्मसम्मान को। हर व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है।
तो सम्मान, व्यक्ति के सम्मान को बिना जो है हर्ट किए आप पैशन के साथ, जुनून के साथ लगे रहेंगे। और हमको यहाँ पर करना है स्मार्ट स्टडी। क्या करना है? स्टडी तो सभी करते हैं, स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन कैसी स्टडी करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से, तब सफलता मिलेगी। बहुत लोग हैं कम पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो वो क्यों कम पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं? स्मार्ट स्टडी करते हैं। पढ़ने का तरीका धीरे धीरे सीखोगे, जब पढ़ोगे यहाँ पर तो पढ़ने का तरीका सीखोगे, स्मार्ट स्टडी करना सीखोगे। यानी पूरी किताब 300 पेज की है, हफ्ते भर में ख़त्म करनी है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाएगा तो वो हफ्ते भर में ख़त्म होगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, वो सब प्रक्रिया कैसी है? निरंतर प्रयास से आती है, निरंतर प्रयास से आएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है किताब उठाओगे और बता दोगे किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा भी समय आएगा। तो ये सब धीरे धीरे निरंतर पैशन के साथ काम करोगे तो स्मार्ट स्टडी भी सीख जाओगे। स्मार्ट स्टडी के साथ साथ में जो है देखो, राइटिंग भी ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी के साथ साथ में स्मार्ट राइटिंग भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। लेखन कला आप विकसित करो, लेखन कला विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है ये जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न करते चले जा रहे हैं परीक्षाओं में, ये कहीं ना कहीं लेखन कला को हमारे जो है प्रभावित करता है। लेखन कला को कहीं ना कहीं प्रभावित करना है, तो इस प्रतिभा को आपको मरने नहीं देना है। एमसीक्यू के पीछे इस प्रतिभा को मरने नहीं देना है। जब तक ये प्रतिभा जिस व्यक्ति के अंदर जिंदा है, लेखन कला की प्रतिभा जिंदा रहेगी, तब तक जो है वो उस कहीं डिफीट नहीं खा सकता है, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे राइटिंग स्किल में हो। राइटिंग स्किल वाला ही व्यक्ति एमसीक्यू में अच्छा कर सकता है। अगर आपकी लेखनी अच्छी है, लेखनी का मतलब राइटिंग नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग तो चलो एक मतलब एक कला है, सुलेखन एक कला है, सुंदर लेखन एक कला है, तो वो प्रैक्टिस से आ जाती है। लेकिन यहाँ पर राइटिंग से मतलब ये है कि आप जो है तथ्यों को पकड़ करके और उनको कड़ी से कड़ी जोड़ करके लिखना सीखिए। ये धीरे धीरे सीखोगे तो इसे बोलते हैं स्मार्ट राइटिंग। ये भी करना आनी चाहिए। और सिविल सर्विस में राइटिंग मस्ट है, क्योंकि यही हमको नंबर दिलाते हैं और यही हमको अधिकारी बनाएंगे। तो राइटिंग मस्ट है, तो राइटिंग करना भी जरूरी है। अब राइटिंग कर लिया, स्टडी कर लिया, राइटिंग कर लिया। राइटिंग भी दो तरीके से होगा। एक, आप नोट्स बनाते चलना है, पढ़ते हुए आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि नोट्स ही जो है जो कुछ होगा हमारे जो ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन में सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आप भेजते चले जा रहे हो। जो यहाँ पढ़ रहे हो पहले तो आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा, लेकिन उसमें से छांट करके कुछ चीज़ें ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, पीछे जाएंगे, जो कि आपको आजीवन याद रहेंगे। पूरी चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि ऐसी संरचना ही बना दी है ईश्वर ने। सबके साथ ही होता है, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, सभी के साथ। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत कम, रेयर होते हैं, लेकिन बहुत सब कुछ सीखने से ही आता है। बच्चा जो है बचपन से ही सीखता है, तभी वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो इसे हमको राइटिंग भी करनी है नोट्स बनाते हुए, और इसके अलावा हम क्या करना है, आपको राइटिंग के साथ साथ में रिवीजन भी करना है। क्या करना है? रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए मैंने कहा था रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन मेक्स डिवीजन। पास होने के लिए लोग जो है पास हो जाते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रिवीजन मेक्स डिवीजन। और कंपटीशन की तैयारी में सिर्फ पास नहीं होना है, एक सीट सुनिश्चित करना है। कंपटीशन की तैयारी में सिर्फ पास नहीं होना है, 100 सीटों में से एक सीट हमारी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे कैसे करना है? डेली करना है। जो यहाँ पढ़ रहे हो उसको आधा घंटा समय घर पे निकाल करके रिवाइज करना है। और रिवीजन के कई जो है तरीके हैं। डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, साप्ताहिक रिवीजन करना है। जब 2-3 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर जाओगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचेगा, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिवाइज कर लिया, फिर जो है अपना पिटारा बंद करके रख दिया और जो है आपने उसका जो है बीजारोपण कर दिया अपने दिमाग में। नहीं होता है ऐसा, सबके साथ होता है ये। ठीक है, तो उसको बार बार रिवाइज करना है। बार बार का मतलब डेली तो करना ही, जो पढ़े एक बार उसको जो है 12 घंटे के अंदर एक बार और रिवाइज करना है, फिर 24 घंटे के अंदर करना है, फिर सप्ताह में कम से कम 1-2 बार फिर रिवाइज करना है, फिर उसके बाद में बाई वीकली करना है, सप्ताह में 2 बार करना है, पाक्षिक रिवीजन करना है, फिर जो है मंथली रिवीजन करना है, मासिक रिवीजन करना है। रिवीजन के भी तरीके हैं। फिर परीक्षा के समय आते आते जो है सालाना वीक जो है रिवीजन करना है। और परीक्षा के दौरान तो आप पूरे सिलेबस को कम से कम 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और वो तभी संभव होगा जब राइटिंग करके आपने क्या बनाया होगा? नोट्स। पहले नोट्स जो है
विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, फिर नोट्स में से नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स जब आप अपना बनाओगे पहला तो बड़ा होगा, फिर उसी नोट्स को पढ़ करके उसमें से कैप्सूल पॉइंट्स निकालोगे, जो है बुलेट पॉइंट निकालोगे। वो बुलेट पॉइंट एक एक शब्द के होंगे, जो आप पेज पलटोगे तुरंत शब्द आएगा, तुरंत कोई सन आएगा, कोई फैक्ट आएगा, तुरंत आपके दिमाग में पहुंच जाएगी कहानी कि अच्छा ये यहाँ पे जैसे कोई इतिहास की बात करें, जैसे 1221-22 लिखा है आपने और उस समय लिख दिया क्या, कौन था 1221-22 में? इल्तुतमिश। 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश। तो तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, अच्छा 1221-22 इल्तुतमिश का कार्यकाल था, चंगेज का भारत आया था। 1221-22 जैसे ही आपके उसमें आएगा, एक कैप्सूल नोट्स बनाओगे, चंगेज खां जैसे ही आप लिखोगे, अच्छा चंगेज खां 1221-22 इल्तुतमिश के समय आया था, बस तुरंत कहानी याद आ जाएगी। तुरंत एक ही शब्द को देखते हुए कहानी तुरंत आ जाएगी। ये सब धीरे धीरे लगे होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, समय लगेगा, ये सब करने में समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर, ये घटना घटित होगी। तो इस घटना को घटित कराने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? पेशेंस की ज़रूरत होगी। पैशन के साथ पेशेंस भी रखना जरूरी है, धैर्य भी रखना जरूरी है। तो धैर्य के साथ ये सारा काम करोगे, स्टडी करोगे, राइटिंग करोगे, रिवीजन करोगे, किसके साथ में? पेशेंस के साथ में और पैशन के साथ, धैर्य के साथ में, और होना चाहिए जुनून, पैशन होना चाहिए। और ये सब करते करते तुमको पेशेंट नहीं बनना है, ये सब करते करते तुमको पेशेंट नहीं बनना है, मरीज नहीं बनना है। पैशन भी आना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, पैशंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लेकिन ये सब करते करते पेशेंट नहीं बनना है, मरीज नहीं बनना है। तो इसके लिए तुम्हें दिनचर्या सही बनानी पड़ेगी, दिनचर्या सही बनानी पड़ेगी। दिनचर्या सही बनाने के लिए सही टाइम पर सोना होगा, सही टाइम पर जगना होगा, ठीक है। और अपने समय में से कुछ समय जो है प्राणायाम, ध्यान, योग पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप अपने हैबिट को बदलो, दिनचर्या को बदलो, मज़ा आएगा जीवन जीने में। आर्ट ऑफ लिविंग जो है क्या है? यही तो है, आर्ट ऑफ लिविंग में यही सिखाया जाता है। रविशंकर जी का एक जो है उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग में यही चीज़ सिखाया जाता है, इंसान की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे जिए। तो इसके लिए आपको आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग आपकी मॉर्निंग से शुरू होती है और रात तक चलती है, तो वो कला आपको विकसित करनी होगी, तभी आप जो है पेशेंट नहीं बनोगे, मरीज नहीं बनोगे। अगर मरीज बन गए तो सब का सब खत्म, फिर आप जो है इसी मरीजपन में ही उलझे रहोगे। किसी को जो है खून की कमी हो जाएगी, किसी को हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब भाई आज के समय में बच्चा जन्म लेता है तो बीमारी लेकर के जन्म लेता है, क्योंकि हमारी माताएं जो है खूब जो है बिना कुपोषण का शिकार रहती हैं। आज के खाने में ही कुछ नहीं है, तो बच्चा भी फीड नहीं कर पाता है अच्छा, तो बच्चे भी जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार होकर पैदा होते हैं। जन्म से ही बहुत सारी अनुवांशिक बीमारी आ जाती है शरीर के अंदर, बच्चे के अंदर। लेकिन उन सबसे ओवरकम किया जा सकता है, उन सबको धीरे धीरे हम अपनी हैबिट्स को, अपनी दिनचर्या को सही करके, सुधार करके पेशेंट नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पैशन और पेशेंस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है सारा काम होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे धैर्य के साथ आप लगे रहोगे, करते रहोगे सब कुछ, तो सफलता निश्चित मिलेगी। और ऐसा कुछ ही लोग करते हैं, आप देख लेना अपने आसपास क्षेत्र में कहीं भी जा करके, तो ऐसा एनवायरनमेंट सबको नहीं मिलता है। ईश्वर ने जिसको भेजा है यहाँ तक, यहाँ ये बैठे हो ना, डेली आ रहे हो, ये भी धैर्य है, ये भी धैर्य के साथ ही आ रहे हो, नहीं तो फिर भाग जाते। और लोग भी तो मौज मस्ती कर रहे हैं कि अरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, परीक्षाएं हो गई, चलो अब क्या है, कुछ नहीं, कुछ दिन मस्ती करते हैं। और मस्ती करते करते समय नहीं पता चलता है, 1 साल बीत जाता है, निकल जाता है। तो देखो, जीना जहाँ जियो वहाँ मस्ती के साथ जियो, बस पढ़ रहे हो मस्ती के साथ पढ़ो, यही मज़ा आने लगेगा। ज़रूरत नहीं आपको जो है वहाँ जो है कहीं किसी मज़ार पे जाने की, किसी मंदिर में जाने की, जो है किसी जो है क्या कहते हैं, किसी धार्मिक स्थल या किसी पर्यटन स्थल जाने की ज़रूरत नहीं। पर्यटन स्थल क्यों जाते हैं लोग? मौज मस्ती करने के लिए। अरे इसी को बना लो, पढ़ाई को ही पर्यटन स्थल बना लो, यही मज़ा आने लगेगा। फिर यहीं जो है सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, यहीं सब कुछ, यहीं क्रिएशन हो जाएगी। तो बस अपनी लाइफ को, अपने जीवन को हर पल जियो आनंद के साथ में। मरने की भी एक कला होती है, तो जीने के साथ साथ मरने की भी कला आनी चाहिए। इंसान रोज़ मरता है, रोज़ जीता है, ठीक है भाई। ये भी किसी दिन टॉपिक पे बताएंगे कि मरने की कला क्या है, क्योंकि इंसान हमेशा जन्म लेता है, हमेशा मरता है।
जन्म का मतलब ये नहीं कि माँ के गर्भ से आगे जन्म ले लिए, रोज़ नया जीवन मिलता है इंसान को, रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। तो कैसे रोज़ मरना है, कैसे रोज़ जीना है, ये भी कला होनी चाहिए, इंसान को सीखना चाहिए। सब धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाओगे, सारी चीज़ें जो है तो वो सब धीरे धीरे कलाएँ हैं, ये सब विकसित होंगी। अभी बालपन है तुम्हारे अंदर, तो ज़्यादा कुछ जो है तुरंत नहीं मिल सकता है कि हम तुरंत यहाँ पे आपको जो है कोई ज्ञान दे दें और जो है तुरंत उसका जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, तुरंत लागू हो जाए। समय लगेगा, सब कुछ जो है धीरे धीरे सींचते जाओगे, सिंचाई करते जाओगे, समय आएगा ऐसा कि जो है बिल्कुल आप, क्योंकि समाज में डिफरेंट हो, यहाँ बैठ रहे हो तो उनसे डिफरेंट हो जो नहीं बैठ रहे हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जो यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, और कम ही लोग बैठेंगे यहाँ। तो वो कम लोग बैठेंगे तो उनको जो है सींचना है मुझे, और निश्चित जो है सफलता मिलेगी।